प्रस्तुत एक और नई कहानी। रात के तकरीबन 1 बजे थे, लेकिन रोहन और रितेश ऑफिस में बैठकर अब तक काम कर रहे थे। दोनों एक ऐसी कहानी की तलाश में थे जो उन्हें रातों रात फेमस कर दे। उसके लिए वो दोनों जी जान से मेहनत कर रहे थे। यार रोहन, इतनी मेहनत के बाद तो हमें अंबानी बन जाना चाहिए था, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, जहां थे अभी भी वही हैं। तरक्की अगर इतनी आसानी से मिलती ना मेरे दोस्त, तो आज हर कोई अंबानी होता। तू थोड़ी देर आराम कर, मैं दोनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ, बाद में फिर से काम शुरू करते हैं। रोहन कॉफी बनाने चला गया। वो लौटकर वापस आ ही रहा था कि रितेश के चिल्लाने की आवाज सुनी। रोहन, जल्दी आ, जल्दी आ। रोहन जल्दी से रितेश के पास गया। रितेश ने इंटरनेट पे एक ऐसी कहानी देखी कि वेस्ट बंगाल के एक गांव में कोई भी पति अपनी पत्नी पर अत्याचार नहीं करता। कोई भी अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं आने देता, नहीं तो शकचुन्नी उसे मार देती है। लेकिन ये शकचुन्नी आखिर है क्या? अरे ये जानने के लिए हमें बंगाल जाना होगा। और इसी सफर के साथ रितेश और रोहन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। अगले दिन दोनों ने ट्रेन पकड़ी और वेस्ट बंगाल के लिए निकल पड़े। 2 दिन के सफर के बाद रात के तकरीबन 2 बजे वो बंगाल शहर पहुंचे। रितेश ने गूगल मैप ऑन किया, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। तभी वहां एक टांगे वाला आया। साहब बैठ जाइए, कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ देता हूँ। रितेश और रोहन टांगे में बैठे और अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वो बंगाल वेस्ट के उस गांव में पहुंच गए जहां उन्हें अपनी कहानी मिलने वाली थी। अगले दिन रितेश और रोहन गांव के लोगों से मिले और शकचुन्नी के बारे में पूछने लगे। सभी ने कहा कि शकचुन्नी उन मर्दों को अपना शिकार बनाती है जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं, लेकिन ऐसे क्यों ये किसी को नहीं पता था। कोई कहता कि वो उन मर्दों का खून पीकर हमेशा जवान रहती है, तो कोई कहता वो सिर्फ मर्दों की दुश्मन है, तो कोई कहता कि औरतों पर हो रहे अत्याचार उससे देखे नहीं जाते। लेकिन असलियत किसी को पता नहीं थी। लेकिन सब बातों में एक बात कॉमन थी, वो थी झील का पानी। यार रितेश, कहानी तो समझ नहीं आई, लेकिन एक बात है, हर मर्द की लाश इसी झील के पानी में मिलती है, वो भी अमावस्या को। दोनों समझ गए कि उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब झील के पास ही मिलेंगे। गांव वालों ने उन्हें रात के समय झील के पास जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। रितेश ने कैमरे लिए और दोनों ही रात के 1 बजे झील के पास गए। कैमरा ऑन किया, अपना शूट शुरू किया। आसपास के तारों का, आधे चांद का प्रतिबिंब पानी में मानो हीरो की तरह चमक रहा था। दोनों ही झील के पास बैठ गए। शांत जगह, धीरे धीरे दोनों की नींद लगी। तभी रोहन के कान में हल्की ठंडी हवा के साथ किसी औरत की आवाज गूंजी। रोहन, रोहन, उठो ना। रोहन, रोहन उठो ना। रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रोहन की नींद टूट गई। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। कौन है यहाँ? और झील के पास गया। उसने झील में देखा तो एक खूबसूरत औरत उसे दिखाई दी। वो डर कर पीछे हट गया और देखा तो सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। लंबे बाल, नीली आंखें, सफेद साड़ी, हाथों में कंगन। उसे देख रोहन जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। अरे शहरी बाबू, डरो ना, मैं इसी गांव की लड़की हूँ। मधु नाम है मेरा। घर जा रही थी, आपको यहाँ देखा तो रुक गई। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने सारी बात बताई। मधु हंसने लगी। बस इतनी सी बात? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ये 20 साल पहले की बात है, जब इस गांव में मधुमती नाम की लड़की रहती थी, अपने पिता और सौतेली माँ शालिनी के साथ। तू मर भी गई ना, तब भी तेरी शादी दास से ही होगी, इसलिए अपना ये नाटक बंद कर और चुपचाप तैयार हो जा, बारात आती ही होगी।
मधुमती एक अनाथ लड़की थी। उसके पैदा होते ही उसकी मां मर गई। पिता ने दूसरी शादी की और मधुमती की तरफ मुंह फेर लिया। मधुमती की सौतेली मां ने कभी मधुमती को अपनी बेटी भी नहीं माना और आज पैसों के लिए मधुमती की शादी एक दास से कराने जा रही थी, जो शैतान का दूसरा रूप ही है। काश आप मुझे छोड़कर ना जाती माँ, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दास से उसकी शादी हो गई। मधुमती को लगा कि उसकी सच्चाई, प्यार और सुंदरता दास को बदल देगी और दास पत्नी के रूप में उसको स्वीकार कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मधुमती की खूबसूरती की वजह से दास उस पे और शक करने लगा, उसे पीटने लगा। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। जो कभी खिली कली की तरह थी, आज वो मुरझाई हुई दिखने लगी। मधुमती का पूरा शरीर एक रोगी की तरह बनने लगा, लेकिन दास को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो हर रोज शराब पीकर घर आता और उसे मार पीट करता, उस पर शक करता। एक रात करवा चौथ के दिन मधुमती तैयार होकर सफेद साड़ी, लाल सफेद बैंगल्स पहनकर दास का इंतजार कर रही थी। तब दास शराब के नशे में धुत था। उसके साथी ने बताया कि आज उसके घर पर एक अनजान आदमी आया था और बहुत देर तक उसके घर में ही मधुमती के साथ था। ये बात सुन दास गुस्से में आग बबूला हो गया और घर गया। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ा और अंदर गया। कौन आया था यहाँ बताओ? ये आप क्या कह रहे हो? यहाँ कोई नहीं आया था, आपको गलत फहमी हुई है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जवाब देगी, मुझसे झूठ बोलेगी? तुझे क्या लगा मेरे पीठ पीछे तू अय्याशी करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? आज तो तेरी खैर नहीं। दास ने मधुमती को बहुत मारा। उसके बालों को खींचते हुए वो घर के पीछे वाली झील के पास गया और मधुमती को पानी में डुबोया। वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कुछ देर बाद मधुमती ने अपना दम तोड़ दिया। उसकी लाश भी किसी को नहीं मिली। दास ने पूरे गांव में बात फैला दी कि मधुमती अपने आशिक के साथ भाग गई। कुछ दिन बाद दास को मधुमती के आसपास होने का एहसास होने लगा। उसकी आवाज, चीखना, रोना अब उसके कानों में गूंजने लगा और एक अमावस्या को दास ने उसी झील में अपनी जान दे दी जहां उसने मधुमती को मारा था। और ऐसा हर अमावस्या को होने लगा। जो आदमी अपनी पत्नी पर अत्याचार करता, मधुमती की आत्मा उसे मार देती। एक दिन एक नई नवेली दुल्हन गलती से रात के वक्त उस झील की तरफ गई तो उसने देखा पानी में किसी औरत की एक हल्की सी झलक है। सफेद साड़ी, लाल रंग की चुनरी, हाथ में चमकते शंख पोला। वो डरते हुए अपनी घर की तरफ भागे और गांव वालों को सारी बात बताई। तब से गांव में ये बात फैल गई कि कोई भी अगर अपने पत्नी को मारेगा, उस पर अत्याचार करेगा, तो शकचुन्नी उसे मार देगी। तब से कोई भी मर्द अपनी पत्नी को रुलाता नहीं है। सबको लगता है शकचुन्नी एक श्रापित आत्मा है, चुड़ैल है, लेकिन सच बात ये है कि वो शादीशुदा औरतों की रक्षा के लिए आई है, उन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए आई है। क्या तुम शादीशुदा हो? रोहन के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए। नहीं, मैं तो सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। चलो अच्छा है, अब मैं चलती हूँ। एक बात समझ में नहीं आई मधु, ये बात गांव में किसी को ठीक से पता नहीं, वो तुम्हें कैसे पता है? रोहन ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने मोबाइल में देखा तो 3 बज चुके थे। उसने रितेश को उठाया और वो दोनों वहां से चले गए। अगली सुबह एक अधेड़ उम्र का आदमी रोहन और रितेश के पास आया। उसने दोनों को नाश्ता और खाने पीने के बारे में पूछा। नहीं, हम शहर जा रहे हैं, हमारा काम हो गया, हमें शकचुन्नी की सारी कहानी पता चल गई। अरे आपको शकचुन्नी के बारे में क्या पता चला और किसने बताया?
आपके गांव की ही मधु नाम की लड़की है ना, उसने बताई। बेटा, हमारे गांव में मधु नाम की कोई लड़की नहीं है। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यह सुन रोहन दंग रह गया। उसने सारी बात रितेश को बताई। फिर उन दोनों ने कैमरा चेक किया। कैमरे में रोहन के साथ मधु की जगह कोई और औरत थी। एक डरावनी औरत, सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर। उसका बदन पूरा काला था, बाल गीले, हाथ में चमकती शंखा पोला, नीली खून से भरी आंखें। अरे ये तो मधुमती है। 20 साल पहले अपने आशिक के साथ भाग गई थी, तब से इसे किसी ने नहीं देखा। तो क्या मधुमती ही शकचुन्नी है? ये सुन रोहन और रितेश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आप दोनों शादीशुदा हैं क्या? नहीं, अब हमारी शादी नहीं हुई है। लेकिन शकचुन्नी केवल शादीशुदा लोगों को ही दिखाई देती है। आदमी वहां से चला गया। रोहन और रितेश दोनों ही डरे हुए थे। यार, हमें यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से निकलते हैं। दोनों दरवाजे के पास गए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे रात होने लगी। रितेश की नजर आज की तारीख पर गई तो आज अमावस्या थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने मधुमती थी, एक विशाल भयंकर रूप में। अब तो तुम्हें सब पता चल गया ना रोहन, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ। मैं चाहती हूँ कि रितेश मेरी कहानी को पूरी दुनिया में दिखाए ताकि सबको पता चले शकचुन्नी कौन है। रोहन, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तुमने भी तो अपनी पत्नी को तलाक दिया, उसके आंसू की वजह बने ना। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊंगा, उसका ख्याल रखूंगा, कभी उसे दुख नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। गुनाह की कोई माफी नहीं होती। ऐसा कहकर मधुमती ने रोहन के बाल खींचे और उसे झील की तरफ लेकर गई। थोड़ी ही देर में रोहन की चीखें बंद हो गईं। रितेश ने अपनी किताब के जरिए मधुमती की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और ये उसकी सफलता की पहली सीढ़ी बनी।